18 मई 1974। ये वो तारीख थी जब भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। राजस्थान के रेगिस्तान में एक परमाणु डिवाइस का धमाका हुआ जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर इस मुस्कान के पीछे का असली सच क्या था, आइए जानते हैं। पोखरण परीक्षण एक बम था। सोचिए, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि इस मिशन के हेड साइंटिस्ट राजा रमन्ना के हैं। दशकों बाद उनका ये कबूलनामा भारत की उस ऑफिशियल कहानी को सीधी चुनौती देता है जो दुनिया को सुनाई गई थी। तो सवाल यह है कि क्या ये परीक्षण वाकई उतना ही शांतिपूर्ण था जितना दावा किया गया? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 18 मई 1974। जगह थी पोखरण का रेगिस्तान, जहां बहुत ही ज्यादा सीक्रेसी के बीच भारत एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था। सुबह के ठीक 8:05 पर जमीन जोरों से कांप उठी। ये एक कामयाब न्यूक्लियर फिशन डिवाइस का धमाका था। और ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के बाहर ये किसी भी देश का पहला कंफर्म्ड न्यूक्लियर टेस्ट था। भारत ने न्यूक्लियर क्लब में एंट्री कर ली थी। लेकिन जब पूरी दुनिया इस खबर से हैरान परेशान थी, भारत ने एक बहुत ही अलग कहानी पेश की। उनका दावा था कि ये कोई हथियार नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण धमाका था। पर इसका मतलब क्या था? देखिए, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट या PNE, ये टर्म समझना जरूरी है। यही भारत का ऑफिशियल तर्क था। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहरें बनाने या तेल खोजने जैसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में किया जा सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था क्योंकि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की भाषा की एक कमी का फायदा उठाता था जो शांतिपूर्ण इस्तेमाल की इजाजत देती थी। टेस्ट के फौरन बाद उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह बयान दिया जो जानबूझकर बहुत ही शांत रखा गया था। इसमें उत्साहित होने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश की कि भारत का इरादा हमला करने का नहीं है और यह सब सिर्फ शांतिपूर्ण विकास के लिए है। और यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ भारत की शांतिपूर्ण इंजीनियरिंग वाली ऑफिशियल तस्वीर थी, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया का शक था जो इसे एक छिपे हुए मिलिट्री वेपन टेस्ट की तरह देख रही थी। और भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के लिए ये कोई थियरी की बात नहीं थी। उनके प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो ने दुनिया के इस डर को आवाज दी। उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ भरोसे और वादों पर कैसे यकीन किया जा सकता है। उनके लिए ये एक सीधा और साफ मिलिट्री खतरा था। तो अगर ये सिर्फ शांति के लिए नहीं था जैसा कि दुनिया को शक था, तो इस इतने बड़े कदम के पीछे की असली वजहें क्या थीं? इसका जवाब देश की सुरक्षा और उस वक्त की घरेलू राजनीति के एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में छिपा है। भारत के इस फैसले को समझने के लिए हमें पिछले दशक की कुछ घटनाओं को देखना होगा। 1962 में चीन के साथ सीमा युद्ध में हार, फिर 1964 में चीन का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, और उसके बाद 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान अमेरिका का बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर केपेबल 7वां बेड़ा भेजना। इन सब घटनाओं ने भारत में एक गहरी असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी खतरे ही पूरी कहानी थे, या फिर इस परमाणु धमाके की गूंज का मकसद देश के अंदर चल रही उथल-पुथल को दबाना भी था? असल में 1973-74 का वो दौर भारत के लिए बहुत मुश्किल था। सूखा, महंगाई, देश भर में रेलवे की हड़ताल और लोगों में गुस्सा। इन सब के बीच इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी भी कम हो रही थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे में एक कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट लोगों का ध्यान भटकाने और नेशनल प्राइड को जगाकर सरकार की पोजीशन को मजबूत करने का एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था। इस बहुत बड़ी और खुफिया प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने वाले कुछ गिने चुने लोग थे। एक छोटी सीक्रेट टीम जिसने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। ये है वो मुख्य लोग, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर होमी सेठना और राजा रमन्ना जैसे टॉप साइंटिस्ट्स। इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी का लेवल ऐसा था कि बहुत ही कम लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी। सारी बातें जुबानी होती थी, कुछ भी लिखा नहीं जाता था। ये एक बहुत ही छोटे और भरोसेमंद ग्रुप का मिशन था। भारत ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। भारत के न्यूक्लियर क्लब में इस तरह अचानक शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भूचाल आ गया। जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और सख्त था, शायद उतना जितना भारतीय लीडरशिप ने भी नहीं सोचा था। सबसे पहले तो वेस्टर्न देशों ने इसकी निंदा की और कनाडा ने न्यूक्लियर हेल्प रोक दी। फिर अमेरिका और दूसरे देशों ने कई तरह के बैन लगा दिए। इसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बनाया गया,
ताकि अगर कोई ऐसा न कर पाए। और शायद सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और भी तेज कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दशकों तक ग्लोबल न्यूक्लियर कम्युनिटी में भारत अलग थलग पड़ गया, एक तरह का न्यूक्लियर पराया बन गया। तो इन सभी बैन और अकेलेपन के बाद इस एक घटना का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? भारत और दुनिया के लिए इसके दूरगामी मायने क्या थे? इसका असर दशकों तक महसूस किया गया। इन बैन की वजह से भारत के सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका लगा। न्यूक्लियर आज़ादी की चाहत ने भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से अलग थलग कर दिया और इंटरनेशनल रिएक्शन इतना सख्त था कि भारत ने अगले 24 सालों तक 1998 तक कोई दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या भारत की इस न्यूक्लियर जर्नी ने इस क्षेत्र में स्थिरता लाई, या फिर इसने एक खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू करके इसे और भी अस्थिर कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी लिखा जा रहा है।